तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका। ठीक है, वर्तमान में अभी जो उच्च शिक्षा विभाग में जो पोस्ट निकला हुआ है प्रयोगशाला परिचारक, उसमें सिलेबस में सामान्य ज्ञान 60 नंबर का दिया हुआ है। जो 9-10 के साइंस में जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं के टॉपिक वहीं से आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले कोशिका। कोशिका हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अगर वहाँ साइंस सिलेबस में दिया हुआ है तो कोशिका से प्रश्न पूछना 100% है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कोशिका को। तो आइए पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका का इंग्लिश नाम क्या होता है? सेल। ठीक है, और इसका बायोलॉजी नाम क्या होता है? साइटो। इंग्लिश नाम होता है सेल और बायोलॉजी नाम होता है साइटो। ठीक है, और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इनका अध्ययन कहलाता है, मतलब इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। ठीक, इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। किसने की है? रॉबर्ट हुक। कोशिका के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न में। ठीक है, इन्होंने क्या किया? मरी हुई कोशिका की खोज की। मरी हुई कोशिका की खोज की। और जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनिबान ल्यूलेन हॉक ने की। ठीक है, रॉबर्ट हुक इम्पोर्टेंट है, जो जनक कहे जाते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? श्लेडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उन्होंने क्या कहा? कोशिका जीव शरीर की न्यूनतम आधारभूत एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? न्यूनतम आधारभूत एवं क्रियात्मक इकाई है शरीर की, न कि अंग है वो। ठीक है, तो कई लोग डाउट में रहते हैं कि शरीर की न्यूनतम अंग है वो, मतलब सबसे छोटी अंग कहा जाए, तो वो नहीं है। ठीक है, ये शरीर की न्यूनतम क्रियात्मक इकाई है। इकाई कहने का मतलब है कि वो बहुत सारे काम एक साथ अकेले खुद करती है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता है? न्यूनतम इकाई कहा जाता है। और इन्हीं से पूरा शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, शरीर का निर्माण किससे होता है? इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, मेल का जो स्पर्म होता है उसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। और सबसे बड़ा कोशिका होता है अंडाणु। फीमेल में जो अंडाणु होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका कहा जाए तो न्यूरॉन, जो ब्रेन में होता है। ब्रेन में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, अब देखते हैं दुनिया में कहने का मतलब है कि जीव जंतु, पेड़ पौधे और जितने भी जीव हैं, ठीक है, जो जिंदा मतलब जीवित हैं, तो उनमें सभी को मिलाकर सबसे बड़ी कोशिका अगर कहा जाए तो किनका होता है? शुतुरमुर्ग का। किनका होता है? शुतुरमुर्ग का। ठीक है, और सबसे छोटा अगर किसी कोशिका होती है तो वो है माइकोप्लाज्मा। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा पूछा जाता है। अब देखते हैं विभाजन रहित कोशिका। विभाजन रहित कोशिका कहने का मतलब है ये है कि किसी कोशिका में विभाजन नहीं होना। ठीक है, क्या होता है कि ये एक सेकेंड, कोशिका, अगर ये कोशिका है तो ये दो भागों में, किसी घाव को भरने के लिए दो भागों में ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है, ये अलग होकर ये दो भागों में ऐसे बढ़ जाती है। अगर कहीं पे चोट लगती है या फिर कहीं पे घाव लग गया तो वो चोट को भरती है कोशिका, अलग होके विभाजन होकर एक कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो कोशिका का पुनर्निर्माण या पुनर्गठन हो गया। ठीक, तो विभाजन रहित कोशिका जिसमें विभाजन नहीं होता, तो ऐसी कोशिका कहाँ होती है? न्यूरॉन, मस्तिष्क में होती है। ठीक है, जहाँ विभाजन नहीं होता। इनका मतलब क्या हो गया? अब इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि विभाजन होने के स्वतः बाद ठीक नहीं होता। अब देखो कि मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए, ठीक है, मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए तो वो ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन, तो वहाँ क्या होता है? कोशिका विभाजन होता ही नहीं, तो वो चोट ठीक होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि हेलमेट पहने, क्योंकि सर में जो चोट लगती है वो बहुत ही नुकसानदेह चोट होती है, जल्दी ठीक नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं
सबसे तेज विभाजन कोशिका किस में होती है? ठीक है, सबसे तेज कौन से अंग में कोशिका पाई जाती है जिसमें सबसे तेज विभाजन होती है? तो ऐसी कोशिका लीवर में पाई जाती है। ठीक है, लीवर में कोशिका का विभाजन बहुत ही जल्दी होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ अगर कोई चोट या घाव हो जाता है तो वो जल्दी ठीक होने के लिए अपने आप को विकसित कर लेती है। ठीक है, तो सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, अब देखते हैं शरीर निर्माण किस तरह से हमारे शरीर निर्माण होता है कोशिकाओं से मिलकर, उसको देखते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है, समान कोशिकाएं के मिलने से क्या बनते हैं? ऊतक। अभी हम आगे पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। कोशिका का चैप्टर जैसे खत्म होगा फिर आगे ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। समान कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक। समान ऊतक के मिलने से क्या बनता है? अंग। समान अंग के मिलने से क्या बनता है? अंग तंत्र। और विभिन्न अंग तंत्र के मिलने से क्या बनता है? शरीर। ठीक, अब देखिए समझिए, समान कोशिकाएं जो छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे कोशिका होती हैं ऐसे, वो मिलकर क्या बनाते हैं? ये ऊतक बनाते हैं। अब ये ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बनाते हैं। ये ऊतक छोटे छोटे जो मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। हाथ पैर, ठीक है, नाक कान जो भी है सब अंग बनाते हैं। अब ये समान अंग के मिलने से क्या होता है? अंग तंत्र। अब हमारे हाथ पैर और जीभ कान ये सभी क्या है? अंग तंत्र हैं। ठीक है, तो विभिन्न अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। अब पूरे विभिन्न अंग तंत्र बन गया तो हम पूरे अंग तंत्रों को क्या कहेंगे? शरीर कहेंगे। तो इस तरह से शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं हम, तो देखिए समान कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक। तो उसको ईंट मान के चलिए। ठीक है, हमारे आसपास के एग्जाम्पल को ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो समान कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। तो उसको ईंट मान के चलिए। ठीक है, अब समान ऊतक के मिलने से क्या बनाएंगे? अंग। अब ईंट पूरा मिल के क्या बनाते हैं? दीवार। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अंग हो गया। ठीक, अब ये हो गया अंग हो गया। अब दीवार, चारों तरफ दीवार घिर जाएगा तो क्या बन गया? कमरा। तो क्या होगा? अंग तंत्र। अब बहुत सारे कमरे हो गए तो क्या हो गया? वो बहुत सारे कमरे हो गए तो उसको अंग तंत्र। हमारे जैसे हमारे हाथ पैर बहुत मतलब दो पैर है, दो हाथ है, दो कान है, ऐसे क्या हो गया? ये अंग तंत्र। वैसे बहुत सारे कमरे मिलकर क्या बन गया? अंग तंत्र हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो, और ऐसे ही बहुत सारे कमरे मिलके क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे। अब पूरा घर का निर्माण हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शरीर कहेंगे। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से शरीर बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका के अंग। अब क्या है? कोशिका। अब ये जो कोशिका होती है, ये कोशिका, एक मिनट, ये कोशिका जो होती है, अब इसके ये पूरा क्या है? एक कोशिका है, छोटा सा, माइक्रोस्कोप में देखोगे तभी दिखेगा, ये ऐसे में नहीं दिखेगा। तो अब इसके अंदर में कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं जिसे हम कोशिका अंग कहते हैं। जैसे माइक्रोकांडिया, गाल्जी काय, राजधानी, केंद्रक, राइजोम, ऐसे ऐसे करके पूरा कोशिका अंग होते हैं जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होती हैं देखो, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, एक सेकेंड, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, एक मिनट, सॉरी। अब देखते हैं कोशिका के अंग। ये कोशिका के अंग कहने का मतलब है, जैसे ये कोशिका है तो उसके अंदर में छोटे छोटे ऐसे अंग होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। ठीक है, जैसे ये क्या होते हैं? माइक्रोकांडिया, गाल्जी काय, राजधानी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, तो ये सभी क्या होता है? इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। ये कोशिका है, इन्हीं के अंदर ये सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम सभी को देखते हैं, इनका क्या कार्य है और ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो
सबसे पहले देखते हैं हम कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में इसमें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई एक झिल्ली होता है, ठीक है। जैसे एक कोशिका, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है, देखते हैं, ठीक है। तो जैसे एक हम झिल्ली के अंदर कुछ भी सामान रखते हैं, जैसे हम कुछ लेने जाते हैं तो इन्हीं के अंदर क्या होता है, हम सामान रखते हैं ना, ठीक है। तो ये झिल्ली ऊपर से कवर रहता है, ठीक है। हम झिल्ली में पकड़ते हैं ना, तो अभी तो बैन हो गया है, लेकिन झिल्ली के अंदर ही सारे सामान को रखते हैं, कहीं कुछ लेने जाते हैं तो, ठीक है। तो ये वैसा ही टाइप से है, ये अभी डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इसी के अंदर सभी अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं। ये क्या होता है, कोशिका झिल्ली है। ये जो बाहरी आवरण होता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। ये पादप जंतु दोनों में पाए जाते हैं, पादप एवं जंतु ये क्या होता है, पादप व जंतु दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन, ये जो झिल्ली बना हुआ है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। और कोशिका के सभी अंग इसके झिल्ली में रहते हैं। मैंने पहले बताया कि कोशिका के जितने भी अंग हैं इन्हीं झिल्ली के अंदर ऐसे रहते हैं, ठीक। तो ये होगा कोशिका झिल्ली। अब आगे देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये केवल पादप में पाए जाते हैं, ठीक है। केवल पादप में ही पाए जाते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधों में ही बस पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में। ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। अब ये क्या है, एक कोशिका झिल्ली है, अंदर वाला जो है ये कोशिका झिल्ली है। इसके ऊपर जो जाली जाली टाइप से दिख रहा होगा ऐसे ऐसे, ये वो क्या है, कोशिका भित्ति है, ठीक है। वो किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आता है, पूछा जाता है, MP है, ठीक है। वो क्या होता है, कोशिका भित्ति, और वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। कोशिका झिल्ली को सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। अब जब हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया कि कोशिका झिल्ली के अंदर ही सारे कोशिकांग रहते हैं, लेकिन ये जो कोशिका झिल्ली जो है कोशिका भित्ति से ही कवर रहता है, जो कोशिका झिल्ली को सुरक्षा और आकार प्रदान करता है, ठीक है। एक हिसाब से झिल्ली के अंदर एक और झिल्ली ऐसा मान के चल सकते हो आप, ठीक है, जो शुरुआती झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करे, ठीक है। ये हो गया कोशिका भित्ति। केवल क्या है, पादप में ही पाया जाता है, पेड़ पौधे में ही पाया जाता है, और सेलुलोज का बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज ये आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है, इसे ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। इसका कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यह एक चैन की तरह गति करता है जिसे क्रेब्स चैन कहते हैं, ठीक है, जो श्वसन क्रिया के दौरान चलती है, जिसके फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है। अब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक, जब हम सांस लेते हैं तो एक चैन की तरह ये चलता है, जिसे क्रेब्स चैन कहते हैं, क्रेब्स चैन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स चैन, ठीक। तो चैन की तरह चलता है, जिसके फलस्वरूप क्या निर्माण होता है, ATP क्या होता है, ऊर्जा का न्यूनतम इकाई होता है, ऊर्जा का न्यूनतम इकाई होता है, ठीक है। सबसे सूक्ष्म रूप होता है ऊर्जा का। तो 38 ATP मिल के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऊर्जा निर्माण करता है, बेसिकली क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे देखते हैं, ये वही है कोशिका का ऊर्जा ग्रह, मैंने अभी बताया। इसके आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर के जो दीवार हैं, ये अंदर के जो दीवार हैं उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। पूछ लिया जाता है कभी कभी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखिएगा, क्रिस्टी कहते हैं। अब देखते हैं गाल्जी काय। अभी क्या पढ़े हमने, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े, अब देखते हैं गाल्जी काय, ठीक है। खोजकर्ता कौन है, कैमिलियो
गोल्जी, ठीक है, खोजकर्ता कौन है, कैमिलियो गोल्जी, ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, ये कोशिका है, इसके ऊपर ये कोशिका भित्ति है, आवरण होता है। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये क्या पढ़ रहे हैं, गाल्जी काय, ये क्या पढ़ रहे हैं, गाल्जी काय। ठीक है, अब ये क्या करता है, ऊर्जा परिवहन करता है। जैसे हम कहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, तो हम जैसे लिखते हैं, लिखने पर हमारे हाथ पे क्या करते हैं, कोशिका जो होती है, जब हम पेन पकड़ते हैं, पेन पकड़ने के समय हम लिखते हैं तो हाथ क्या होता है, दुख जाता है, दर्द करता है। ठीक है, एक समय के बाद हाथ क्या है, दर्द करता है, वहाँ पे चपटा सा हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो गाल्जी काय क्या करता है, ये गाल्जी काय क्या करता है, जहाँ हमारे शरीर में जहाँ भी ऊर्जा स्थित होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो ऊर्जा स्थित होती है अन्य अंगों पे, वहाँ से ऊर्जा का ये परिवहन करता है, ऊर्जा का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जहाँ ऊर्जा चाहिए होती है वहाँ। तो इसी प्रकार, इसीलिए तो जब हम लिखते जाते हैं तो केवल हमारा हाथ नहीं दुखता, हम पूरा बॉडी, कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते या लिखते हमारा पूरा बॉडी थक गया है, ऐसा टाइप से महसूस होता है। तो क्या क्या किस कारण होता है कि ऊर्जा का परिवहन गाल्जी काय करता है और पूरा बॉडी से ऊर्जा का, जहाँ पे ऊर्जा अधिक स्थित है वहाँ से ऊर्जा ट्रांसफ़र करता है। कहाँ पे, जहाँ ऊर्जा की ज़रूरत होती है वहाँ पे ऊर्जा का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जहाँ ऊर्जा की ज़रूरत होती है वहाँ ऊर्जा पहुँचाता है शरीर में। ठीक है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका, मतलब एक कोशिका के गाल्जी काय से दूसरे कोशिका के गाल्जी काय तक। ठीक है, तो ये काम करता है गाल्जी काय। ठीक है, ये क्या हो गया, ऊर्जा का परिवहन करता है। मेनली याद रखना है कि ऊर्जा का परिवहन करता है। ठीक, गाल्जी काय। अब देखते हैं रसधानी। रसधानी क्या होता है, ये जल संग्रहण करता है, वॉक्यूल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, जल संग्रहण करता है ये कोशिका में। कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में क्या होता है, 70% जल है। ठीक है, अब 70% जल है तो हमारे पेट के अंदर तो नहीं है वो जल, पूरा जल जो है पूरे हमारे बॉडी में फैला हुआ है। तो पूरे बॉडी में कोशिका के अंदर, इन्हीं वॉक्यूल्स के अंदर हमारे जल भरे हुए होते हैं। ठीक है, इन्हीं वॉक्यूल्स के अंदर क्या होता है, जल भरा हुआ होता है। तो ये क्या करता है, कोशिका के अंदर जल संग्रहण करता है। ठीक, क्या करता है, राजधानी। इसका मेन कार्य याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ उसका मेन क्या कार्य है वो याद रखिएगा। तो राजधानी क्या करता है, जल संग्रहण करता है। ठीक है, अब देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा, इसका काम भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्या काम करता है देखते हैं। सेंट्रोसोम हिंदी में क्या नाम है इसका, तारक काय। ठीक है, कार्य क्या है, कोशिका विभाजन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लीवर में, और सबसे कम कहाँ होता है, ब्रेन में, न्यूरॉन में। ठीक है, ब्रेन के न्यूरॉन में तो कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो वो विभाजन कौन करता है, ये सेंट्रोसोम करते हैं। ठीक है, वो विभाजन कौन करता है, विभाजन करने का काम सेंट्रोसोम करता है। तो ये सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर। ठीक है, कोशिकांग है ये भी, तो ये काम है सेंट्रोसोम का। कोशिका विभाजन बहुत अधिक अनियमित रूप से होता है तो कैंसर होता है। अब कैंसर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन हो रहा है, मतलब अनियमित तरीके से कोशिका टूट कर अलग अलग कोशिका बन रहे हैं, बहुत सारे कोशिका बन रहे हैं। तो ये अनियमित रूप से है, मतलब जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा कोशिका बन रहे हैं, तो वो क्या होता है, कैंसर का निर्माण करता है। ठीक है, इसी से कैंसर बनते हैं। ठीक है, कोशिका का अनियंत्रित विभाजन और अत्यधिक विभाजन से। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो, ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन में 90% में कोशिका नहीं होता, लेकिन 10% क्या होता है, गिलियस सेल पाया जाता है ब्रेन में। ठीक है, गिलियस सेल जिसमें कोशिका विभाजन होता है। तो अब जैसे हमने पढ़ा है कि अगर ब्रेन में कोशिका नहीं होता है, ना के बराबर होता है, तो ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है, तो उसमें 10% गिलियस सेल पाया जाता है। ठीक है, गिलियस सेल जिसमें कोशिका विभाजन हो जाता है तो ब्रेन कैंसर हो जाता है। ठीक है, न्यूरॉन पाया जाता है, लेकिन 90% न्यूरॉन में क्या होता है,
कोशिका नहीं पाया जाता, लेकिन 10% ग्लियल सेल पाया जाता है। इन दोनों को मिला के ब्रेन बनते हैं। तो ठीक है, मतलब ये दोनों ब्रेन में ही पाए जाते हैं, तो उसमें ग्लियल सेल में कोशिका विभाजन होता है, इसलिए ब्रेन कैंसर, उसमें अगर अनियमित तरीके से कोशिका विभाजन होता है तो ब्रेन कैंसर होता है। यही कारण है कि ब्रेन कैंसर होने का। ठीक है, आप पूछेंगे कि अगर ब्रेन में कोशिका होते ही नहीं तो ब्रेन कैंसर नहीं होता, तो उसका आंसर ये है कि उसमें 10% ग्लियल सेल पाया जाता है। उस ग्लियल सेल में अगर कोशिका विभाजन होता है अनियमित रूप से तो वो कैंसर का रूप धारण करती हैं। ठीक है, ये अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका या अंतःझिल्ली तंत्र। ठीक है, अंतःझिल्ली तंत्र, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, ये क्या होता है? आंतरिक कंकाल का काम करता है। आंतरिक कंकाल मतलब जितने भी कोशिकांग हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, सहायता प्रदान करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है। केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नुमा एक बड़ा सा जाल होता है। अभी मैं लास्ट में एक डायग्राम दिखाऊंगा जो क्या है उसमें पूरी तरह से चित्र के माध्यम से पूरा समझाऊंगा कि ये है, इनका काम ये है, ऐसे करके। तो आखिरी तक बने रहिए, आखिरी में पूरा अच्छे से डायग्राम देखने के बाद अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? अंतःझिल्ली तंत्र क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है चिकनी एंडो रेक्टिकुलम, जिसमें क्या होता है? वसा निर्माण होता है और इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। एक होता है खुरदुरी ER, जो वही है एंडो रेक्टिकुलम। ठीक है, जो शॉर्टकट में ER कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन निर्माण होता है जिसमें राइबोसोम चिपके होते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है? अंतःस्रावी अंतःझिल्ली तंत्र। ठीक है, ये जालीनुमा होता है। मैंने अभी इसे समझाने के लिए आपको गोल से बना दिया है। ठीक है, मतलब थोड़ा साइज में बनाया है। ठीक है, तो देखते हैं, ये चिकनी सतह है, यहाँ पे कोई भी दरदरापन नहीं होता। तो इसमें क्या होता है? चिकनी सतह में वसा निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या है? खुरदरी सतह, ये जो डॉट डॉट दिख रही है खुरदरी सतह है, यहाँ पे क्या है? प्रोटीन निर्माण होता है। इसी खुरदरी सतह में क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है। आपका क्या पाया जाता है? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? अंतःझिल्ली तंत्र। उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक चिकनी ER और खुरदरी ER। अब उसके अंदर क्या है? ये चिकनी ER में क्या पाया जा रहा है? चिकनी ER में क्या पाया जा रहा है? आपका वसा का निर्माण हो रहा है। और खुरदरी ER में क्या हो रहा है? प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। और वहीं पे क्या है? राइबोसोम है। खुरदरी जो जगह है वहाँ पे क्या है? खुरदरी ER में राइबोसोम पाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, गाल्जी क्या पढ़ लिया, वॉक्यूल्स पढ़ लिया, जल ग्रहण क्षमता, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, है ना। और ये क्या अभी तक हमने पढ़ लिया कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, गाल्जी काय पढ़ लिया, वॉक्यूल्स पढ़ लिया है, सेंट्रोसोम पढ़ लिया है और ER एंडो रेक्टिकुलम। ठीक है, तो इन सभी का कार्य क्या है? अच्छे से याद कीजिएगा। कार्य इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कोशिकांग क्या कार्य करता है, कार्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी कोशिकांग क्या कार्य करता है ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक के खुरदरी सतह में पाया जाता है। अभी हमने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो खुरदरी सतह है जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण हो रहा है वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, इस कारण इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटीन का फैक्ट्री, कोशिका में प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम का। ठीक है, यह सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग कैसे है अभी बताता हूँ मैं आगे। ठीक है, तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है और ये कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक में पाया जाता है। ठीक है, और इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं राइबोसोम को।
सेंटिमेंट कोफिशिएंट के आधार पर, किसके आधार पर, सेंटिमेंट कोफिशिएंट के आधार पर दो भागों में इसको विभाजित किया जाता है। क्या क्या है देखते हैं। देखिए, एक होता है 70S, ठीक है, एक होता है 80S। एस का मतलब सेंटिमेंट, ठीक है, सेंटिमेंट के आधार पर बांटा जाता है, मतलब एक हिसाब से आप मान लो आकार के हिसाब से, ठीक है। जो छोटा वाला होता है उसे 70S बोलते हैं, बड़ा वाला होता है उसे 80S बोलते हैं। जो 70S होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे छोटा यही होता है कोशिकांग में, इसलिए राइबोसोम में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है सबसे छोटा कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे छोटा कोशिकांग किस लिए हो रहा है, क्योंकि सबसे छोटा कोशिकांग 70S इसी में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग है। अब ये क्या होता है, प्रोकैरियोट। अब क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। अभी 80S कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, दोनों में अंतर समझेंगे। सब जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक भी ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसके बारे में आपको समझ नहीं आएगा। तो देखते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक के बारे में, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले समझते हैं कि केंद्रक क्या होता है, ठीक है। तो ये कोशिका है, कोशिका के बीच में ये होता है केंद्रक, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। इसको न्यूक्लियस का क्या काम है, ये सभी कोशिकांग, जो भी कोशिकांग हमने पढ़ा है, माइक्रोकांड्रिया, गोल्गी का, राइबोसोम और जितने भी कोशिकांग होते हैं, ये सभी को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। सभी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होता है, DNA RNA पाए जाते हैं। मतलब ये जो कोशिका है, ये जो केंद्रक है, इसके अंदर में क्या पाया जाता है, DNA RNA और गुणसूत्र पाया जाता है। ये किससे, इसमें और 80% प्रोटीन, 10% DNA और 10% अन्य तत्व होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, 80% प्रोटीन, 10% DNA और 10% अन्य तत्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें गुणसूत्र याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। केंद्रक का मस्तिष्क कहाँ, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है किसको, केंद्रक को। ये दो तीन टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की, ठीक है। तो ऐसे ही सभी कोशिकांग का जो कार्य है उसको याद करते चलिएगा, फिर प्रश्न में जो भी आएंगे आपसे ज़रूर बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र अभी पढ़े हम, जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, अभी मैंने बताया कि केंद्रक के अंदर स्थित होता है, ठीक है। केंद्रक के अंदर स्थित होता है। केंद्रक को अगर अभी ऐसे हम काट दें तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम पाया जाएगा, क्रोमोसोम जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये होते हैं 46, ठीक है। 23 जोड़ा होते हैं, ठीक है, 23 जोड़ा में पाया जाता है इससे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। ये इसकी संरचना है, गुणसूत्र की संरचना लगभग ऐसे ही है, सेम तो नहीं बना सकता, बाकी ये सेम ऐसे ही, मतलब लगभग इसी तरह से दिखते हैं, ठीक है। गुणसूत्र के अंदर DNA RNA और जीन पाया जाता है, ठीक है। गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, DNA RNA जीन पाया जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता था, DNA RNA, और गुणसूत्र के अंदर भी क्या पाया जा रहा है, DNA RNA पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 46, ठीक है। तो क्या किस हिसाब से 46 है देखते हैं। मेल का जो 44 गुणसूत्र होता है सामान्य होता है, फीमेल का जो 44 गुणसूत्र होता है वो भी समान होता है। इन सामान्य गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, AUTOSOME, ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है। और ये जो दो गुणसूत्र होते हैं, मेल में जो दो गुणसूत्र होते हैं X और Y होते हैं, और जो फीमेल में जो दो गुणसूत्र होते हैं X और X होते हैं, इन्हीं से लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे अच्छे से,
ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है, किस प्रकार मेल फीमेल जन्म होगा, इसका निर्धारण होता है। ठीक है, इन्हीं से होता है। ठीक है, गुणसूत्र से ही। तो इसको क्या कहते हैं हम, क्रोमोसोम कहते हैं। जो दो जोड़े में जो है एक्स और वाई और एक्स एक्स, इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और जो नॉर्मल जो 44 जो जिसकी संख्या गुणसूत्र होती है वो क्या होते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, असामान्य अवस्था 46 न होकर 45 या 47। इसका मतलब ये है कि अगर किसी में गुणसूत्र की संख्या 46 ना होकर, मतलब 23 जोड़े ना होकर कम या ज़्यादा है, 45 या 47 है, तो वो असामान्य अवस्था है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, सिंड्रोम की अवस्था आ जाती है। किसकी आवश्यकता आ जाती है, सिंड्रोम की अवस्था। सिंड्रोम मतलब कुछ अब मतलब दिमागी हालत या फिर और किसी भी तरह की विकलांगता, ऐसा स्थिति आ जाती है। ठीक है, अगर ये गुणसूत्र सामान्य ना हो, मतलब असामान्य अवस्था में हो, इसकी संख्या ऊपर नीचे अगर हो जाती है तो क्या हो जाता है, सिंड्रोम की अवस्था आ जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लाइसोसोम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कार्य भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कार्य करता है देखते हैं, आइए। खोज किसने की है, डी डुबे। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा किसने की है, डी डुबे ने। ठीक है, तो क्या होता है, ये जल अपघटक एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। कोशिकीय पाचन मरे हुए कोशिकाओं को गलाता है। ठीक है, क्या होता है, देखो ये कोशिका है। ठीक है, एक मिनट, नीचे इमेज बना है उसी में समझाता हूँ। देखिए ये क्या है, ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका मान के चलिए। तो हमने क्या पढ़ा, माइक्रोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, गोल्गी कैब, वॉल्क्यूल्स, सेंट्रोसोम, AER। ठीक है, राइबोसोम पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, लाइसोसोम। ठीक है, तो ये लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जा रहा है, जल अपघटक एंजाइम पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर ये माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का या कोई भी कोशिकांग मर जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, उसको गला देता है। ठीक है, गला देता है और नष्ट कर देता है। इससे क्या होता है, लाइसोसोम क्या करता है, उसे अगर कोई कोशिकांग नहीं काम कर रहा है, ठीक है, कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये लाइसोसोम अपना जल अपघटक एंजाइम छोड़ेगा और उसको क्या करता है, जला देता है। ठीक है, ये पूरा कोशिका ही अगर अच्छे से कहा जाए ऊर्जा नहीं बन पा रहा है, या फिर हम जैसे कहीं पे अगर हम चोट लग जाती है या फिर हम कहीं पे मारने पे लाल हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोशिकांग मर जाते हैं। कोशिकांग मर जाने पर क्या होता है कि वहाँ पे लाल हो जाता है। ठीक है, और वो लाइसोसोम क्या करता है, इन मरे हुए कोशिकांग को गला देता है। ठीक है, सभी को गला देता है। अब कई बार क्या होता है कि कोई पूरा कोशिकांग ही काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये अपने आप ही क्या होता है, फट जाता है। फटने पर ये क्या होता है, कोशिका अपघटक एंजाइम अपने अंदर से बाहर निकालता है। ठीक है, और सभी कोशिकांग को गला देता है। ठीक है, अगर कोई कोशिकांग अच्छे से काम नहीं करे तो। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है और कोशिका का एटम बम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके फटने से सभी कोशिकांग गल जाते हैं, ठीक है, जल जाते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। ठीक है, और इस RBC में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब क्या है, RBC में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। RBC क्या है, इसका जो RBC का क्या है, जीवन चक्र जो होता है थोड़ा ज़्यादा दिन का होता है। ठीक है, कोशिका की तुलना में RBC का जीवन चक्र थोड़ा ज़्यादा दिन का होता है, मतलब थोड़ा ही नहीं, मतलब ज़्यादा ही दिन का होता है, 120 दिन के लगभग आसपास होता है। ठीक है, तो वो क्या RBC क्या होता है, अपने
आरबीसी क्या करता है, अपने आप को नष्ट करने के लिए क्या होता है, हमारे जो शरीर में जो प्लीहा है, प्लीहा कहते हैं, ठीक है, प्लीहा, ठीक है, तिल्ली कहते हैं शायद उसको, ठीक है, प्लीहा तिल्ली कहते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ पे जाके क्या करता है, आरबीसी अपने आप को नष्ट करता है। तो आरबीसी का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाएगा, प्लीहा को, ठीक है। और कोशिका का आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये, ठीक है। तो सभी का जो जो कार्य है ये याद रखिएगा, और उससे बाद प्रश्न तो फिर अपने आप ही बनेगा कि, ठीक है। और सभी के कार्य से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा कोशिकांग क्या कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं जीव द्रव्य, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। 80% जल होता है इसमें, 80% जल होता है। ये क्या करता है, जैसे ये कोशिका, ऊपर चित्र है उसी में देखते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये जैसे सभी कोशिकांग है, ठीक है, ये कोशिकांग है, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ईआर, ठीक है। तो इनके बीच में, ठीक है, ये इनके बीच में ये क्या होता है, द्रव्य होता है, जो 80% पानी होता है और 20% अन्यथा होता है। तो इनके बीच में, ठीक है, क्या होता है, द्रव्य होता है। ये द्रव्य क्या करता है कि इनको आपस में टकराने या आपस में कोलाइड करने से बचाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे जो द्रव्य होता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। यहाँ जो द्रव्य होता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब जो न्यूक्लियन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, उसको यहाँ पे डायग्राम दिया, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर में जो द्रव्य पाया जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको केंद्रिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाएगा, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है उसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। ये इनका काम क्या है कि सभी कोशिकाओं को कोलाइड करने से बचाना, मतलब आपस में टकराने के लिए बचाना। ऐसे में अगर आपस में टकरा गए, अब कोई लाइसोसोम से ही टकरा गया तो वो क्या कर देगा, अपने से फट जाएगा और सामने वाले कोशिकाओं को गला देगा या जला देगा, ठीक है, मतलब नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार ये भी ज़रूरी है कोशिका में। तो इस प्रकार हमने सभी कोशिकाओं को देखा। आगे और भी कोशिकांग, 1-2 टॉपिक और आएगा, फिर ये पूरा कोशिका से संबंधित, मतलब कोशिका टॉपिक से संबंधित कंप्लीट होगा। और आगे इसमें ऊतक है और लवक है। अभी 2-4 टॉपिक और बचे हुए हैं जिसको हम अच्छे से और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक बार डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम से पूरा सभी चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये एनिमल सेल है। हम आगे वाले क्लास में पादप सेल और एनिमल सेल, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दोनों में अंतर समझेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं इसमें डायग्राम में क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ये लाइसोसोम का काम क्या है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो नष्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, कोशिकाओं को, ठीक है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। ये है लाइसोसोम। हमने पढ़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, मतलब खुरदुरी ईआर हमने पढ़ा ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ा। तो ये क्या है, एंडो ईआर, शॉर्टकट में क्या है, ईआर। ये जो जाली टाइप से दिख रहा है, इसमें देखिए डॉट डॉट भी दिख रहा है, तो वो क्या है, राइबोसोम है। हमने पढ़ा था ना, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक के खुरदरी सतह में पाया जाता है। वहाँ से क्या निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये है। और देखते हैं न्यूक्लियस हमने पढ़ा, केंद्रक, ये केंद्रक है, ठीक है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। आरएनए डीएनए पाया जाता है, ठीक।
न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स, मतलब केंद्रक के जो बाहरी आवरण है उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक भित्ति कहा जाएगा उसको। अब ये स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर हमने पढ़ा जहाँ से वसा का निर्माण होती है। ये क्या है, स्मूथ ईआर है। ठीक है, स्मूथ ईआर जहाँ से क्या होता है, वसा का निर्माण होता है। ठीक है, वोक्यूल्स पढ़ा था हमने, जहाँ क्या होता है, जल संग्रहण होता है, संग्रहण करके कौन रखता है, वोक्यूल्स। ठीक है, अब देख और क्या है, हमने पढ़ा था वोक्यूल्स, वोक्यूल्स क्या करता है, जल ग्रहण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जल का ऊर्जा का ग्रह है। ठीक है, ऊर्जा ग्रहण करता है ना, क्रेब्स चक्र चलता है, श्वसन के दौरान एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये कार्य है। सेंट्रोसोम हमने पढ़ा था, सेंट्रोसोम का क्या कार्य है, सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका विभाजन। क्या कार्य है, कोशिका विभाजन का कार्य। गाल्जी क्या पढ़ा था हमने, गाल्जी अपरेटस, वही गाल्जी बॉडी है, वही है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है, ऊर्जा का परिवहन करना। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका भित्ति, ये जो बाहरी आवरण है उसको क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं, इन सारे नामों को हमने पढ़ चुका है, क्या कार्य है और इनका ये क्या करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।